नमस्कार दोस्तों। आज से हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं एनसीईआरटी इंग्लिश, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहेगी। तो यहाँ पे कक्षा 12 में दो किताबें चलती हैं, एक तो फ्लेमिंगो चलती है, दूसरी विस्तस चलती है। तो हम इन दोनों के क्वेश्चन आंसर जो भी इम्पोर्टेंट होंगे उनको बिल्कुल सरल आसान भाषा में ट्रांसलेशन के माध्यम से समझाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे जो यहाँ लेसन 1 है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। इसमें क्या क्या बताया गया इस पार्ट में वो पढ़ेंगे और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, जैसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद एक अतिरिक्त प्रश्न करेंगे जो कि इस प्रकार से पूछा जाएगा या फिर इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को ध्यान से समझना। उससे पहले थोड़ी सा हम इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला लेसन क्या है जिसका नाम है द लास्ट लेसन, और इसको लिखने वाले कौन है? अल्फोंस डोडेट। और ये कहाँ के हैं? फ्रांस के। और ये क्या बताते हैं कि भाषा जो हमारी लैंग्वेज है उसकी रक्षा करना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके बारे में बताते हैं। और ये बात तब की करते हैं 1870 से लगा के 1871, जब फ्रांस और प्रासिया का युद्ध हुआ था, तब की बात करते हैं। फ्रांस के बारे में तो सब जानते हैं। जो प्रेसिया है ये क्या है? तो यहाँ जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया देश, इनसे मिलकर बना हुआ है प्रेसिया, जो पहले था, लेकिन अब सब अलग अलग हो चुके हैं। तो जब फ्रांस और प्रासिया का युद्ध होता है तो फ्रांस की हार होती है और फ्रांस के दो जिले एल्सेस और लॉरेन जो कब्जे में चले जाते हैं प्रेसिया के। और जब प्रेसिया के कब्जे में चले जाते हैं तो जो यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के स्कूलों में जो फ्रेंच भाषा सिखाई जाती थी, पढ़ाई जाती थी, अब उसको बंद कर दिया जाता है। कह दिया जाता है कि अब फ्रेंच के स्थान पे आप जर्मन भाषा पढ़ाएंगे, जर्मन भाषा सबको सीखनी पड़ेगी। और इसी संबंध में एक छोटा सा एक लड़का होता है फ्रेंच, और उसके टीचर होते हैं एम हेमल। इनकी स्टोरी का वर्णन किया गया है। जो एम हेमल हैं ये फ्रेंच भाषा सिखाने वाले टीचर हैं और ये एक छोटा सा स्टूडेंट है। तो यहाँ स्टोरी एम हेमल के आखिरी दिन से होती है। जब उनका आखिरी दिन होता है स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाने का, तो यहाँ पे उसे ही कहा गया है फिर द लास्ट लेसन। जो आखिरी दिन वो पढ़ा रहे होते हैं उस दिन क्या क्या होता है उस सब के बारे में बताया गया है। पूरे पाठ के बारे में हम ज्यादा डिटेल से तो नहीं बताने वाले हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर में जितनी जरूरत होगी उतना हम आपको बताते चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। देखिए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने होता है सबसे पहले आप उस क्वेश्चन का अर्थ अपने दिमाग में लाइए। जैसे देखिए, व्हाट वाज, व्हाट का मतलब क्या? फ्रेंच उस छोटे से लड़के का नाम है। एक्सपेक्ट करना वैसे उम्मीद करना होता है, लेकिन यहाँ एक्सपेक्ट का मतलब लाना के लिए लिखा गया है। टू बी प्रीपेयर्ड, प्रीपेयर करना यानी तैयार करना, और टू बी प्रीपेयर्ड यानी तैयार करके, विथ फॉर स्कूल, स्कूल के लिए, दैट डे यानी उस दिन। तो उस दिन स्कूल के लिए फ्रेंच को क्या तैयार करके ले जाना था। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन का ट्रांसलेट कि फ्रेंच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयार करके ले जाना था, ये पूछा गया है आपसे। अब यहाँ कौन से दिन की बात हो रही है? जिस दिन उनके टीचर एम हेमल का आखिरी लेसन होने वाला होता है, उस दिन उनने फ्रेंच से कहा था तुम पार्टिसिपल पढ़ के आना। अब पार्टिसिपल क्या होते हैं? क्रियाओं के जो फॉर्म होते हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन्हें ही पार्टिसिपल्स कहा जाता है। तो आंसर क्या है? फ्रेंच को उस दिन पार्टिसिपल्स तैयार करके ले जाना था। ले जाना मतलब याद करके जाना, पढ़ के जाना, क्योंकि एम हेमल ने कहा था, जो उनके टीचर थे उन्हें कहा था कि वह पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे, इस वजह से उसे पार्टिसिपल्स तैयार करके जाना था। तो देखिए, इन दोनों लाइनों का अब हम ट्रांसलेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे जो पहली लाइन है ये तो क्वेश्चन की ही लाइन आपको जमानी होगी। दूसरी लाइन में यदि हम देखें तो क्योंकि के लिए क्या कहा जाता है? बिकॉज। और फिर कहा, कहा के लिए यदि हम देखें SAY, से मतलब होता है कहना, और से का सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेड होता है।
और फिर यहाँ की के लिए दैट कहते हैं, ये तो पता होगा। और फिर पूछना, पूछना के लिए आस्क कहते हैं, और क्वेश्चन यानी होता है प्रश्न। तो फिर इनका ट्रांसलेट क्या होगा? देखिए पहली लाइन हम क्वेश्चन से जमाने वाले हैं, तो जो वाज सहायक क्रिया है ये आ जाएगी फ्रेंज के बाद। तो फिर यहां से हम कहें फ्रेंज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड। अब क्या प्रीपेयर करके जाना था? तो यहां पे हम लिख देंगे पार्टिसिपल्स विथ फॉर स्कूल दैट डे। तो यहाँ पे केवल एक शब्द पार्टिसिपल्स हमने लगाया है, कहाँ? प्रीपेयर्ड के बाद। तो यहाँ पहली लाइन क्या हो जाएगी? फ्रेंज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड पार्टिसिपल्स विथ फॉर स्कूल दैट डे। अब आगे दूसरी लाइन देखते हैं। क्योंकि के लिए क्या कहा जाता है? बिकॉज। बिकॉज एम हेमल ने कहा था। कहा था का मतलब है पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हेड सहायक क्रिया लगाते हैं और थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो कहा का मतलब होता है से, और से का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सेड। तो यहाँ बिकॉज एम हेमल हेड सहायक क्रिया लगा के सेड कहा था, दैट मतलब की, और वह के लिए ही होता है। अब देखिए यहाँ पे वह प्रश्न पूछेंगे, यदि हम देखें तो ये हुआ फ्यूचर सिंपल। लेकिन आपको नियम याद होगा कंजक्शन का, कि कंजक्शन के द्वारा जब दो वाक्य जोड़ते हैं, पहला यदि पास्ट में है और कंजक्शन के द्वारा दूसरा वाक्य जोड़ते हैं, तो वो भी पास्ट में बन जाता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि यदि ये फ्यूचर है, फ्यूचर में यदि विल सहायक क्रिया लग रही होती है तो विल बन जाती है वुड, और सेल बन जाती है शुड। यहाँ पे ही के हिसाब से वैसे लगाना चाहिए हमें विल, तो विल सहायक क्रिया नहीं लगाएंगे क्योंकि वो पास्ट के हिसाब से वुड बन जाएगी। तो यहाँ पे वुड वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और फिर वुड हो जाएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हमने लिखा ही, फिर वुड, और फिर पूछना के लिए आस्क लिखा, और फिर क्या पूछेंगे? क्वेश्चंस पूछेंगे। और किस चीज पे? ऑन पार्टिसिपल्स, यानी पार्टिसिपल्स पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए बिकॉज एम हेमल हैड सेड कहा था, दैट की, और फिर ही वुड आस्क क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। तो देखिए इस प्रकार से ट्रांसलेट हुआ है। पहला वाक्य हमने क्वेश्चन से लिखा है, फ्रेंज वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रीपेयर्ड, यहाँ पार्टिसिपल्स विथ फॉर स्कूल दैट डे। एक लाइन यहाँ से क्वेश्चन तक यहाँ तक हो जाएगी। फिर बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट, ये लिखा, और फिर ही वुड आस्क और क्वेश्चंस ऑन पार्टिसिपल्स। तो इस प्रकार से पहला आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड फ्रेंज नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। तो पहले आप ट्रांसलेट पे जाइए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। देखिए यहाँ पे व्हाट का मतलब क्या, डिड सहायक क्रिया, फ्रेंज ने नोटिस, नोटिस करना यानी देखना कह सकते हैं। तो फ्रेंज ने क्या देखा? दैट की वाज अनयूजुअल, अनयूजुअल यानी असाधारण, असामान्य, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, दैट डे यानी उस दिन। तो यहाँ पे फ्रेंज ने उस दिन क्या नोटिस किया, क्या देखा, उस दिन स्कूल के बारे में क्या नोटिस किया जो अनयूजुअल था, मतलब असाधारण था, असामान्य था। तो यहाँ पे क्या हो गया? क्वेश्चन का मतलब फ्रेंज ने उस दिन स्कूल के बारे में ऐसा क्या देखा जो असामान्य था। देखिए यहाँ दैट का मीनिंग जो लिखा गया है, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ बात हो रही है उस दिन की जिस दिन उनके टीचर एम हेमल का लास्ट दिन होता है। उस दिन फ्रेंड जब स्कूल जाता है तो वह स्कूल में क्या देखता है कि बिल्कुल सब कुछ शांत सा है, बिल्कुल सब स्थिर है। जैसे रविवार को होता है, संडे को जब कोई स्कूल नहीं आता तो कोई शोर शराबा भी नहीं होता है, तो बिल्कुल संडे की तरह लग रहा था, बिल्कुल शांत स्थिर। कोई डेस्क खुल नहीं रही थी, बंद नहीं हो रही थी, और जो उसके जो साथ पढ़ने वाले बच्चे थे वो सब पहले से अपने स्थानों पे बैठे थे। और एक बात और, जो टीचर होते हैं ना, वो यहाँ पे एक डंडा लिए रहते हैं, उसे हम रूलर कहते हैं। वो रूलर को ठोकते रहते हैं टेबल पे, तो यहाँ पे वो ठोक भी नहीं रहे थे, आज तो वो अपने हाथ में लिए हुए थे। तो देखिए आंसर क्या बताया गया, उस दिन पर मतलब जिस दिन एम हेमल का आखिरी दिन था, सब कुछ रविवार की सुबह जितना शांत और बहुत स्थिर था। जैसे संडे मॉर्निंग होती है ना, बिल्कुल वैसे ही
वहां कोई भी डेस्कें खुल नहीं रही थी, बंद नहीं हो रही थी, और जो उसके साथ पढ़ने वाले सहपाठी थे वो अपने अपने स्थानों में पहले से ही बैठे थे। और जो यहाँ टीचर थे उनका जो महान रूलर था, रूलर यहाँ पे डंडे को कहा गया, जो डंडा था वो टेबल पे बज नहीं रहा था, वो उसकी बजाय एम हेमल के हाथ में था। तो देखिए हम इन चारों लाइनों का ट्रांसलेट करते हैं, ध्यान से समझना। पहले तो हम देखते हैं कौन कौन से कठिन वर्ड हैं। देखिए यहाँ सब कुछ के लिए क्या कहा जाता, एवरीथिंग, ये तो आपको पता होगा। एवरीथिंग, रविवार की सुबह को संडे मॉर्निंग लिख सकते हैं हम। और फिर शांत के लिए क्वाइट कहते हैं, और स्थिर के लिए स्टिल। तो स्टिल हो गया स्थिर के लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, क्वाइट का मतलब होता है शांत, लेकिन एज और एज आगे पीछे लगा देने से एज क्वाइट एज का मतलब होता है उतना शांत जितना की। तो यहाँ पे जितना शांत के लिए लिखा जाएगा एज क्वाइट एज। और सहपाठी के लिए क्लासमेट्स कहते हैं, ये तो आपको पता होगा। पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, तो ऑलरेडी तो आपको पता होगा। और स्थानों के लिए प्लेसेस कहेंगे, प्लेस स्थान होता, प्लेसेस स्थानों के लिए हो जाएगा। और यहाँ पे देखें शिक्षक का महान रूलर, ग्रेट, और रूलर हमने इंग्लिश वर्ड ही लिखा है यहाँ पे। टेबल को टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे बजना के लिए जरूर देख सकते हैं, देखिए यहाँ घंटी नहीं बज रही है, यहाँ पे डंडे को ठोका जा रहा है, इसे रैपिंग लिखा गया है। रैपिंग करते हैं जब डंडे को बजाते हैं टेबल पे, तो वो क्रिया रैपिंग कहलाती है। और यहाँ पे की बजाय, के स्थान पर की बजाय को हम कहते हैं इंस्टीड ऑफ। तो ध्यान रखना एक वर्ड और है, इंस्टीड ऑफ का मतलब है कि की बजाय के स्थान पर होता है एम हेमल के हाथ में। देखिए यहाँ पे हाथ को आर्म लिखा गया है, और आर्म का मतलब होता है भुजा, क्योंकि उनने अपने हाथ के नीचे बगल में दबाया था। तो यहाँ अपनी उंगलियों पे नहीं, वो डंडे को लिए थे, मतलब बगल में खोस लेते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे आर्म लिखा गया है। आर्म का मतलब हम बाहें कह सकते हैं। तो यहाँ ज्यादा वर्ड नहीं है। स्टिल का मतलब स्थिर, एज क्वाइट एज जितना शांत के लिए लिखा गया है। ऑलरेडी पहले से ही, रैपिंग बजाने को कहा गया है, और इंस्टीड ऑफ की बजाय, और आर्म मतलब हाथ या बाहें को कहा जाएगा। तो देखते हैं ट्रांसलेट क्या होगा। देखिए उस दिन के लिए दैट डे, और पर के लिए ऑन कहा जाता है। तो ऑन दैट डे, उस दिन पर, और एवरीथिंग यानी सब कुछ। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हम एवरीथिंग। देखिए इतना अलग लिख दिया हमने, ऑन दैट डे, उस दिन पर, एवरीथिंग यानी सब कुछ। सब कुछ बहुत स्थिर था, पास्ट टेंस है और बिना क्रिया वाला वाक्य। ध्यान रखना, तो सब्जेक्ट के बाद वाजवर सहायक क्रिया, फिर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो एवरीथिंग यानी सब कुछ, और फिर एवरीथिंग के बाद सहायक क्रिया वाज लगाई जाती है, ध्यान रखना। तो एवरीथिंग वाज, सब कुछ था। अब सब कुछ कैसा था, बहुत स्थिर यानी वेरी स्टिल, बहुत स्थिर। एंड एज क्वाइट एज, जितना शांत के लिए हमने बताया ना एज क्वाइट एज, तो एवरीथिंग वाज वेरी स्टिल एंड एज क्वाइट एज। और फिर रविवार की सुबह को लिखा गया है संडे मॉर्निंग लिखा गया है। ध्यान रखना, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है कि मॉर्निंग आप संडे सीधा लिख दो, संडे मॉर्निंग चल जाएगा। तो यहाँ पे पहली लाइन हो गई, ऑन दैट डे, उस दिन पर, एवरीथिंग सब कुछ, वाज वेरी स्टिल बहुत स्थिर था, एंड एज क्वाइट एज मतलब जितना शांत था, संडे मॉर्निंग की जितना शांत था। अगली लाइन देखते हैं, वहां के लिए देयर कहा जाता है, और फिर देखिए यहां नहीं के लिए कहा जाता है नॉट। लेकिन ध्यान रखना, नो यानी कोई भी नहीं, किसी भी नहीं को कहा जाता है नो, ध्यान रखना। तो यहाँ किसी भी लिखा है और नहीं लिखा है, तो हम नो लिख देंगे, फिर नॉट नहीं हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देयर हो जाएगा वहां के लिए, किसी भी नहीं के लिए क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे नो। बंद होना के लिए क्या कहते हैं, क्लोज। तो यहाँ क्लोज ओपन यानी खोलना हो जाएगा, और डेस्क तो इंग्लिश शब्द है। और यहाँ या के लिए क्या कहते हैं, और यानी अथवा या फिर या कहते हैं। तो देखिए देयर यहाँ सब्जेक्ट हो गया, देयर के बाद हम लगाने वाले हैं सहायक क्रिया। तो यहाँ पे देयर के बाद वाज सहायक क्रिया आ जाएगी, तो देयर वाज, और फिर यहाँ पे देयर वाज नो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ
और फिर यहाँ पे डेस्क। तो यहाँ पे देयर वाज नो, वहाँ किसी का भी नहीं था, क्लोजिंग बंद होना नहीं था, और ओपनिंग खुलना भी नहीं हो रहा था किसी भी चीज का, ऑफ डेस्क हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाते बन जाएगा ना कि देयर वाज नो क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ डेस्क। अगला वाक्य देखते हैं, उसके सहपाठी, उसके मतलब यहाँ पे बात हो रही है फ्रेंड के, इस वजह से हिज यानी उसके क्लासमेट्स, और फिर स्थानों की बात करें प्लेसेस हो जाएगा, इन मतलब हो जाएगा मैं के लिए, और फिर ऑलरेडी मतलब पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए वाक्य कैसे बनेगा, हिज क्लासमेट्स, और यहाँ जो सहायक क्रिया होगी अब वाज नहीं लगेगी क्योंकि बहुवचन हो चुके हैं, तो सहायक क्रिया हो जाएगी वर सहायक क्रिया। तो हिज क्लासमेट्स वर, और फिर इसके बाद ऑलरेडी पहले से ही थे, और फिर इन यानी में, और फिर अपने अपने स्थानों में। देखिए अपने अपने का मतलब है अपने, भले ही डबल बार लिखा है लेकिन अंग्रेजी में एक ही बार लिखते हैं। अब सहपाठी जब बहुवचन है तो बहुवचन दे कैटेगरी में आते हैं, और दे का अपना दियर होता है, इस वजह से दियर प्लेसेस हो जाएगा। तो यहाँ पे हिज क्लासमेट्स वर सहायक क्रिया, ऑलरेडी पहले से ही थे, इन दियर प्लेसेस अपने अपने स्थानों में। अगला वाक्य देखते हैं, शिक्षक का महान रूलर, महान रूलर यानी यहाँ पे ग्रेट रूलर लिखा गया है, और टेबल पर ऑन द टेबल हो जाएगा, ऑन द टेबल टेबल पर। अब बजने को हमने बताया ना, यहाँ रैपिंग, रैपिंग हो गया बजने की बजाय, इंस्टीड ऑफ बताया, और फिर एम हेमल को एम हेमल ही लिखेंगे, और आर्म यानी हाथ, लेकिन हाथ में इसी लिखा गया अंडर आर्म, क्योंकि अपनी बाह के नीचे रख लिया है डंडी को, इस वजह से अंडर आर्म लिखा गया है हाथ में के लिए। तो यहाँ ट्रांसलेट क्या होगा, देखिए जो टीचर हैं, शिक्षक को टीचर लिखते हैं, का के लिए यहाँ पे या तो ऑफ लिखा जाता है या फिर अपोस्ट्राफी एस, तो अपोस्ट्राफी एस का इस्तेमाल करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टीचर अपोस्ट्राफी एस ग्रेट रूलर, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया, यहाँ पे सहायक क्रिया वॉज आ जाएगी, तो यहाँ पे द टीचर्स अपोस्ट्राफी एस लगा दिया, तो द टीचर्स ग्रेट रूलर वाज सहायक क्रिया लगा के, और फिर लिखेंगे मैं के लिए। देखिए मैं के लिए हमने बताया था ना, यहाँ पे अंडर लिखा जाएगा, तो यहाँ मैं के लिए लिखा अंडर, और एम हेमल के हाथ को हम क्या लिख सकते हैं, एम हेमल अपोस्ट्राफी एस आर्म लिख देंगे, और फिर की बजाय इंस्टीड ऑफ और रैपिंग ऑन द टेबल हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए द टीचर अपोस्ट्राफी एस ग्रेट रूलर वाज सहायक क्रिया, अंडर मैं के लिए यहाँ पे अंडर हमने बताया था, और एम हेमल अपोस्ट्राफी एस आर्म, और इंस्टीड ऑफ रैपिंग ऑन द टेबल। तो देखिए पूरा आंसर इस प्रकार से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। अब यहाँ पे बुलेटिन बोर्ड सूचना पटल को कहा जाता है, तो यहाँ पे पूछा गया है क्या हेड सहायक क्रिया, हैड बीन पुट अप मतलब लगाया गया था, और बुलेटिन बोर्ड पे यानी सूचना पटल पे क्या लगाया था, तो यहाँ पे क्या लगाया गया होगा, कोई सूचना लगाई होगी। तो क्या सूचना लगाई गई थी, तो यहाँ पे हमने बताया कि जब फ्रांस हार जाता है तो फिर आदेश दिया जाता है कि अब आपको फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ानी है, उसकी जगह अब जर्मन भाषा सिखानी पड़ेगी। ऐसा एक आदेश जो है जर्मनी के जो आदमी होते हैं, जर्मनी लोग, वो ये आदेश बुलेटिन बोर्ड पे चिपका देते हैं। तो देखिए आंसर बताया गया, एक आदेश आया था एल्सेस और लॉरेन जो जिला हैं उनके स्कूलों में आया था ये आदेश कि अब केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, और ये आदेश बर्लिन से आया था। बर्लिन क्या है, देखिए यहाँ पे जो जर्मनी है उसकी राजधानी का नाम है बर्लिन, तो यहाँ पे जर्मनी देश से कोई आदेश आया मतलब उसकी राजधानी से आया होगा, तो यहाँ पे बर्लिन से एक आदेश भेजा गया, एल्सेस लॉरेन के जितने भी स्कूल हैं सब में केवल जर्मन भाषा सिखाई जाएगी, और ये जर्मनियों ने जो है बुलेटिन बोर्ड पे यह सूचना लगाई थी। तो देखिए अब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो देखिए आदेश को ऑर्डर कहा जाता है, ध्यान रखना ऑर्डर का मतलब आदेश, और एल्सेस एंड लॉरेन ये तो यहाँ पे नाम है वही लिखने पड़ेंगे। ओनली यानी केवल जर्मन भाषा को, जर्मन
और फिर लैंग्वेज लिख देंगे, भाषा को। सिखाना, अब देखिए सीखना अलग है, सिखाना अलग है। सिखाना मतलब पढ़ाना, पढ़ाना मतलब टीच। तो यहाँ पे सिखाने के लिए, देखिए के लिए लिखा है तो टू लगा के फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, यानी टू टीच, यानी हो जाएगा सिखाने के लिए या पढ़ाने के लिए। और बर्लिन और से मतलब फ्रॉम, आना यानी कम होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। और फिर यहाँ पे जो जर्मन्स होते हैं उन्हें जर्मनी कहा जाता है, तो जर्मन्स हो जाएगा, बुलेटिन बोर्ड क्वेश्चन में है। और फिर यह सूचना कह सकते हैं हम, यानी दिस नोटिस, नोटिस होती है सूचना, और लगा दी थी, लगाना के लिए यहाँ पे पुटअप लिखा गया है। तो यहाँ तो कोई ऐसे वर्ड भी नहीं है, एक अकेला मिला है, टू टीच मतलब सिखाने के लिए। तो अब ट्रांसलेट हम देखते हैं। देखिए एक आदेश, देखिए एक के लिए हमेशा आर्टिकल का प्रयोग करें। तो देखिए जब यहाँ पे हमने लिखा ऑर्डर, ऑर्डर मतलब आदेश, ऑर्डर लिखा है। देखिए ऑर्डर हमने स्वर से उच्चारण लिखा है, ऑर्डर जब आप लिखेंगे तो स्वर से उच्चारण है, इस वजह से एन आर्टिकल लग जाएगा, एन ऑर्डर, एक आदेश हो जाएगा। एल्सेस एंड लॉरेन हो जाएगा, के को ऑफ कहते हैं, स्कूल्स हो जाएगा, इन यानी में हो जाएगा, ओनली केवल जर्मन लैंग्वेज, और फिर टू टीच सिखाने के लिए, और बर्लिन और फ्रॉम मतलब से, कम मतलब आया हो जाएगा, और जर्मन, तो यहाँ जर्मन्स हो गए, यानी जर्मनियों के लिए जर्मन्स लिखेंगे और दा लगा सकते हैं, तो दा जर्मन्स हो जाएगा। बुलेटिन बोर्ड पर, ऑन द बुलेटिन बोर्ड ये लिखा क्वेश्चन में, और दिस नोटिस यह सूचना, और फिर यहाँ पे लिखा गया है पुट अप का मतलब लगाना। तो देखिए पहली लाइन फिर बनाते हैं हम, एक आदेश एन ऑर्डर हो जाएगा, फिर सहायक क्रिया आएगी। देखिए आया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हेड लगा के, थर्ड फॉर्म, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, तो एन ऑर्डर हेड कम, और कहाँ से आया था, यहाँ पे हम लिख देंगे फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से आया था, टू टीच सिखाने के लिए, और क्या सिखाना था, ओनली जर्मन लैंग्वेज, और फिर कहाँ, इन द स्कूल से, स्कूलों में, ऑफ मतलब के, और एल्सेस एंड लॉरेन लिख देंगे। तो यहाँ पे पहली लाइन हो गई, एन ऑर्डर एक आदेश, हेड सहायक क्रिया, कम फ्रॉम बर्लिन, और टू टीच सिखाने के लिए, ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। फिर अगली लाइन देखते हैं, द जर्मन्स, देखिए तो के लिए हम कोई ट्रांसलेट नहीं करते हैं, तो द जर्मन्स यानी जर्मनियों ने, फिर यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, फिर सहायक क्रिया हेड लगा देंगे, हेड के बाद थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे देखिए पुट अप का मतलब है यहाँ लगाना, और पुट के तीनों फॉर्म एक से होते हैं, तो पुट अप का पुट अप लिखेंगे। और इसके दिस नोटिस, फिर बुलेटिन बोर्ड पर मतलब ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो देखिए इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर बन जाएगा। इसके बाद देखिए एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने रखा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाई डिड हॉजर एंड द अदर विलेजर्स कम टू अटेंड द लास्ट लेसन। यहाँ पे जो हॉजर हैं उस गांव के जहाँ पे एम हेमल पढ़ाते थे, तो उस गांव के लोगों को हॉजर कहा गया है। तो जो हॉजर हैं और दूसरे गांव के जो लोग हैं वो कम आए थे, अटेंड करने आए थे लास्ट लेसन, यानी आखिरी पाठ, जब हेमल की विदाई थी, लास्ट दिन था, तो लास्ट दिन पे जो हॉजर हैं और दूसरे गांव वाले लोग क्यों आए थे क्लास अटेंड करने, ये बताना है। अथवा में भी ये पूछा जा सकता है कि यहाँ व्हाई वर द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, मतलब उस गांव के ओल्ड मैन यानी वृद्ध व्यक्ति सिटिंग बैठे हुए थे, देयर वहां पे, इन द बैक पीछे, ऑफ द रूम यानी कमरे में पीछे की जो सीटें होती हैं वहां पे गांव के बुजुर्ग लोग क्यों बैठे हुए थे। तो ये क्वेश्चन दो टाइप से पूछा जा सकता है, इस टाइप से पूछें या इस टाइप से पूछें, तो हम आपको अब आंसर बताते हैं। तो जिस दिन इनकी विदाई थी एम हेमल की, तो विदाई में जो यहाँ पे ये लोग थे, इन लोगों ने भी, मतलब जो वृद्ध लोग हैं इन लोगों ने भी इन्हीं सर से, जो एम हेमल हैं टीचर, इन्हीं टीचर ने उन आदमियों को भी पढ़ाया था, तो वे स्पेशली थैंक करना चाहते थे क्योंकि इन्हें 40 साल तक वहां पे अपनी सेवा दी थी, तो उसके लिए वो उनको धन्यवाद देना चाहते थे, इसलिए सभी लोग वहां अटेंड करने आए थे, मतलब कमरे में पीछे की सीटों पे बैठे हुए थे। तो देखिए यहाँ आंसर क्या बताया गया, क्योंकि वे श्रद्धापूर्ण जो उनने सेवा की थी, उनके 40 सालों तक उनने इतनी सेवा की थी, तो उसके लिए एम हेमल को धन्यवाद करना चाहते थे, इसलिए गांव के लोग वहां पे आए हुए थे।
तो केवल एक ही लाइन में हम इसका आंसर लिखवा रहे हैं, ध्यान से समझना। देखिए यहाँ पे मीनिंग की बात करें, धन्यवाद को थैंक कहते हैं, थैंक मतलब धन्यवाद करना, और वांट यानी चाहना होता है। अब यहाँ पे सेवा को सर्विस कहा जाता है, इतना तो आपको पता हो गया। और श्रद्धापूर्ण के लिए यहाँ पे फेथफुल लिखा गया है, फेथफुल सर्विस यानी श्रद्धापूर्ण सेवा, ऑफ मतलब के, और फिर उनके 40 सालों तक उनने की है, उनके मतलब एम हेमल की बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति है इस वजह से हिज, और 40 यानी 40, और ईयर्स यानी सालों, और फॉर मतलब के लिए, एम हेमल को एम हेमल लिखेंगे, और फिर बिकॉज क्योंकि, और दे का मतलब होता है वे, को के लिए कोई मीनिंग वैसे नहीं होती है, तो एम हेमल अकेला लिखिए। तो देखिए आंसर कैसे बनेगा, बिकॉज दे क्योंकि वे, और फिर वांटेड मतलब चाहते थे। देखिए पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट के बाद सीधा सेकंड फॉर्म लगाते, कोई सहायक क्रिया नहीं होती, तो बिकॉज दे वांटेड वे चाहते थे। धन्यवाद करना, देखिए एक क्रिया हम लिख चुके हैं, दूसरी क्रिया लिखेंगे तो टू लगाकर लिखनी पड़ेगी, तो बिकॉज दे वांटेड क्योंकि वो चाहते थे, टू लगा के फर्स्ट फॉर्म, तो टू थैंक धन्यवाद करना चाहते थे, एम हेमल को धन्यवाद करना चाहते थे, फॉर यानी के लिए, तो किस लिए, उनके 40 सालों तक की सेवा के लिए, तो यहाँ पे हिज उनके 40 ईयर्स, ठीक है, हिज 40 ईयर्स उनके 40 सालों की श्रद्धापूर्ण सेवा है, तो के लिए ऑफ लिखेंगे, और फेथफुल सर्विस हो जाएगा। तो बिकॉज दे क्योंकि वे, वांटेड चाहते थे, टू थैंक धन्यवाद करना, एम हेमल को धन्यवाद करना, फॉर के लिए, हिज 40 ईयर्स ऑफ, और यहाँ फेथफुल सर्विस। तो देखिए इस प्रकार से आंसर आप बना सकते हैं, बिकॉज दे वांटेड, और टू थैंक धन्यवाद करना, एम हेमल फॉर के लिए, और हिज 40 ईयर्स हो जाएगा, और ऑफ फेथफुल सर्विस। तो आज हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, स्पेशली तो 3 हैं, एक एक्स्ट्रा वाला है, बाकी के और जो भी क्वेश्चन बचे हैं आगे के वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।